As at the beginning of this current financial year, AB Limited holds 90% equity interest in BC Limited। यानी साल के शुरुआत में जो AB Limited है वो BC Limited के अंदर 90% इक्विटी इंटरेस्ट होल्ड करता है, और साल के दौरान जो AB Limited है वो अपना 90 में से जो 70% जो इस अपना इक्विटी इंटरेस्ट है BC Limited में वो PQR Limited को बेच देता है। कितने में? 56 करोड़ रुपये में बेच देता है। और इस तरीके से उसका BC कंट्रोल के ऊपर से BC कंट्रोल के ऊपर से जो कंट्रोल है वो लूज़ कर देता है, क्योंकि अब इसकी जो सिर्फ कंट्रोल है सिर्फ 20% रह गया है। और डिस्पोजल के समय जो इन्वेस्टमेंट जो AB लिमिटेड ने जो रिटेन करके रखी है 20% की, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 60 करोड़, और जो BC लिमिटेड की जो नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो 60 करोड़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कहीं पे भी जो नेट एसेट्स है उसकी कैरिंग वैल्यू नहीं दे रखी है। जो जब हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो नेट एसेट्स को कैरिंग वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दे ही नहीं रखा है तो इसलिए हम इसको इसी फेयर वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। नेट एसेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग रिजर्व्स। नेट एसेट्स के अंदर ये रिजर्व भी, ये भी, सिर्फ ये नहीं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक डेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिज़र्व है जो कि FVOCI रिज़र्व, एक तरीके का 6 करोड़ का FVOCI रिज़र्व है। रीमेजरमेंट जो लॉस रिज़र्व वो 3 करोड़ का है। एक FVOCI एक और रिज़र्व है 4 करोड़ का। ये किससे रिलेटेड करता है? ये रिलेट करता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने, या जो फेयर वैल्यू जो हमें गेन हुआ वो हमने FVOCI में क्यों डाला? क्योंकि इक्विटी जो है वो तो उसको तो हम पेडल में डालते हैं ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड AS 109 में आपने पढ़ा होगा, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है उसको हम पेंडल में डालते हैं रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मान करके। बट चूँकि ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है इसको VTOCI पे मतलब वो किया गया है, रिवैल्यू किया गया है, इसलिए इसका FVT बिल पे तो नहीं किया गया ना। FVT बिल पे करते तब हम उसमें डालते पेंडल में, लेकिन FVOCI पे किया गया तो इसका जो FVOCI है रिज़र्व उसमें डालना है हमें। तो इसलिए FVOCI रिज़र्व जो है वो क्रिएट हुआ है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का हमें वो बताया कि एक बार ये FVOCI रिज़र्व में इसका पैसा चल गया फिर कभी भी पेंडल में रिक्लासीफाई नहीं हो सकता है। फिर नेट से रिलेटेड एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व है, ये 8 करोड़ का है। तो सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री देख लेते हैं डिस्पोजल की। ये हमारी डिस्पोजल की एंट्री है। बैंक 56 में दिया हमने इन्वेस्टमेंट जो कि वे फेयर वैल्यू 16 दे रखी है एंड ठीक है। उसके बाद गुडविल तो कुछ है नहीं, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दे रखी है, कैरिंग वैल्यू लिखी थी बट फेयर वैल्यू दे रखी है तो फेयर वैल्यू लेके चलेंगे। कैरिंग वैल्यू है ही नहीं तो सिर्फ फेयर वैल्यू है तो वही लेके चल जाते हैं, तो 60 करोड़ की। और जो NCI है वो कितने का? 6 करोड़ का। NCI आया कहाँ से? 60 करोड़ का। अगर आप करोगे 10% NCI तो कितना आएगा? 6। और बाई डिफ़ॉल्ट NCI को पैसे जो है वो मेज़र किया जाता है, तो यानी रिकॉग्नाइज करते समय भी पैसे पे मेज़र किया गया होगा और इस समय भी पैसे पे मेज़र किया जा रहा है इसको। अब हमें ये जो रिजर्व्स है इनको इनकी एंट्री बतानी है। तो ये देखो, ये FVOCI रिजर्व है, यानी OCI को हम किस में डालेंगे? पेंडल में डालेंगे, रिजर्व सरप्लस में। अगर क्लासीफाइबल होगा तो पेंडल में डाल देंगे, क्लासीफाइबल नहीं होगा तो रिजर्व सरप्लस में डाल देंगे। तो डेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिजर्व होता है वो क्लासीफाइबल होता है तो पेंडल में डाल दो, है ना। FVOCI को डेबिट करो और पेंडल को क्रेडिट करो। बट ये टोटल FVOCI रिजर्व है हम इसका सिर्फ 90% ही ओन करते हैं। यानी हमने अपनी बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा होगा? 6 करोड़ का 90% यानी 5.4। तो यानी 5.4 जो हमारे बैलेंस पेंडल में जो OCI में अमाउंट थी अब हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं वापस से पेंडल में। तो हमने अपना जो OCI उसको डेबिट किया और पेंडल को क्रेडिट कर रहे हैं। उस तरीके से रिमेजरमेंट लॉस हमने अपने में दिखा रखा होगा 3 करोड़ इंटू 90%। कितने का दिखा रखा होगा? 2.7 करोड़ का। किसमें? OCI में। अब इसको बताओ पेंडल में करेंगे कि नहीं? ये रिक्लासीफाइबल नहीं होता इसलिए पेंडल में नहीं करके रिजर्व सरप्लस में डाल देंगे हम इसको। OCI को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया।
क्योंकि OCI में डेबिट हो रखा था क्योंकि लॉस था, तो हमने क्रेडिट करके ख़त्म किया और उतने अमाउंट सेम अमाउंट हमने रीजन सरप्लस में कर दिया डेबिट, यानी इसका लॉस अब रीजन सरप्लस का लॉस बन गया है। अब इक्विटी रिकॉर्ड अभी हमने इसके ऊपर बात करी थी, तो इसको तो हम क्लासीफाई कर नहीं सकते कभी पेंडल में, तो इसको रीजन सरप्लस क्लासीफाई करेंगे। तो इसका 4 करोड़ का 90% कितना हुआ 3.6 करोड़। तो 3.6 करोड़ हमने FVOCI में अपने OCI में दिखा रखा होगा, 3.6 करोड़ अपने OCI में दिखा रखा होगा, तो उसको OCI से हटा करके उसमें डाल के आओ रीजन सरप्लस में। OCI को आप करो डेबिट और रीजन सरप्लस को क्रेडिट 3.6 करोड़। इस तरीके से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व का हमने कितना दिखा रहा होगा 9 करोड़ का था, तब हमने 90% अपने OCI में दिखा रखा होगा, यानी 90% का प्रॉफिट। तो हमने दिखा रखा होगा करीब 7.2 करोड़ पे। तो 7.2 करोड़ का हमारा जो OCI का जो प्रॉफिट है हटाओ और पेंडल में डाल दो। OCI को हटाया, डेबिट किया, पेंडल में डाल दिया, यही है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में एंट्रीज को कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। ये यहाँ तक हमारी ये जनरल एंट्री है, ये बाय बैंक जो भी हमने जनरल एंट्री करी थी ये वो वाली है। फिर FVI से जो रिजर्व है उससे रिलेटेड यहाँ पे जनरल एंट्रीज करी हुई हैं, और जो जहाँ पे P&L में अगर इसका इफेक्ट जा रहा है तो यहाँ पे पेंडल में दिखा रखा है, रीजन सरप्लस में जा रखा है तो रीजन सरप्लस में उतना अमाउंट का कर रखा है। ये पेंडल इम्पैक्ट और यार ये इम्पैक्ट ने जो जिस भी एंट्री में जो एंट्री हमने करी उसमें अगर कहीं पे पेंडल में कुछ पैसा आ रहा है लॉस प्रॉफिट या रीजन सरप्लस में लॉस प्रॉफिट जो भी आ रहा है उसको हमने इस वाले कॉलम में अलग अलग दिखा दिया, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस करके इसका नेट इम्पैक्ट दिखा दिया। नेट में पेंडल में 30.6 करोड़ पड़ा और रीजन सरप्लस में 0.9 का, क्योंकि आपस में सेट ऑफ भी तो हो रही है ना। जो इम्पैक्ट है एक एंट्री का इम्पैक्ट पेंडल का दूसरे इम्पैक्ट के पेंडल से डेबिट होता है, क्योंकि किसी में प्लस आता है प्रॉफिट आ जाता है किसी एंट्री में लॉस आता है, तो उस तरीके से इम्पैक्ट दिखा रखा है, हमें भी दिखाना है ये चीज़।